हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ DC machine. As the name implies, we have to discuss that how the DC machine can be constructed or what are the main parts of DC machine. तो अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो डीसी मोटर के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम दैट इज स्टेटर। दूसरा है आर्मेचर, आर्मेचर को हम जो है डीसी मोटर के केस में हम इसको रोटर भी बोलते हैं। और थर्ड इज कम्यूटेटर, थर्ड इज कम्यूटेटर। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, बेसिकली देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम which is termed as stator, second is armature which is also termed as rotor and third is commutator। तो ये हम पढ़ चुके हैं। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ एनी मशीन, जो कि हमेशा स्टेशनरी होगा और उस पे हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। यानी स्टेटर पे हम इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि नाम ही डीसी मशीन है तो स्टेटर पे हम यहां पर डीसी इनपुट देंगे, यानी डीसी सप्लाई देंगे। तो इसकी वजह से जो है जो पोल्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पोल्स। ठीक, जो रोटर है उसमें मूवमेंट होगा, उसमें रोटेशन होगा, तो डीसी मोटर के केस में रोटर को हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक, और कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर के वर्किंग प्रिंसिपल से पहले मैं मशीन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि किसी भी मशीन की अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो 3 फेज इंडक्शन मशीन हो, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, तो किसी भी मशीन में अगर हम बात करते हैं तो जहां हम फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो है, मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर भी हम फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं तो फील्ड हमेशा डीसी से डील करता है। फील्ड ऑलवेज डील्स विद डीसी, फील्ड ऑलवेज डील्स विथ डीसी। और जहां भी आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं, जहां भी आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं तो आर्मेचर जो है ऑलवेज डील्स विथ एसी। तो अभी हम डीसी मोटर के बारे में क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, स्टेटर जो है, स्टेटर पे हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी मशीन है, तो इसका क्या मतलब है? स्टेटर साइड पे किस तरह की वाइंडिंग होगी? फील्ड वाइंडिंग होगी। और इसी वजह से जो पोल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम या फील्ड पोल्स। ठीक, जो रोटर है इसका, उसमें क्या बोल रहे हैं अपन? उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। यानी आर्मेचर में जो करंट्स फ्लो होंगी वो किसमें होंगी? देखिए लिखा है इसमें, आर्मेचर ऑलवेज डील्स विद एसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर आर्मेचर ऑलवेज डील्स विद एसी है तो चाहे वो डीसी मोटर का आर्मेचर है, उसमें भी करंट्स जो होती हैं वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती हैं। अल्टरनेटिंग नेचर की होती है मतलब एसी नेचर की होती हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कम्यूटेटर का। तो कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी मोटर के केस में मैंने क्या बताया, बिकॉज आर्मेचर में करंट एसी है, हमें आउटपुट जो है मशीन कौन सी है? डीसी मोटर। तो फाइनली जो अगर करंट की बात करें, जो हमें करंट बाहर मिलेगी, वो कम्यूटेटर क्या करता है? उसको, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं, करंट कैसे, कहां पर मैं कलेक्ट करूंगा? डेफिनेटली करंट में कलेक्ट करूंगा इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। तो जो डीसी जनरेटर से जो मैं करंट कलेक्ट करूंगा बाहर की तरफ, जो एक्सटर्नल लोड में जो करंट आएगी वो कैसी आनी चाहिए? डीसी करंट आनी चाहिए। तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? कम्यूटेटर। तो ये तीन बेसिकली मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, रोटर विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज आर्मेचर, और कम्यूटेटर जो कि मशीन के केस में, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो दो तरह की होती है, हमें पता है, मोटर और जनरेटर। तो जनरेटर के केस में जहां पे मुझे आउटपुट को कलेक्ट करना है वो डेफिनेटली आउटपुट क्या होना चाहिए? डीसी होना चाहिए। यहां पे इस केस में आर्मेचर में करंट्स किस तरह की थी? एसी करंट्स थी। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर। और अभी और इनको अपन एक एक डिटेल में और डिस्कस करते हैं। हम पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे थे, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम या स्टेटर की। तो देखिए स्टेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये डायग्राम में दिस इज पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। तो पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो स्टेटर कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट, जहां पे कि हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं।
तो स्टेटर जो है दिस इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। सबसे पहली बात क्या है, स्टेशनरी पार्ट होता है। ये स्टेटर क्या करता है, मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मींस कि हमेशा इसको सपोर्ट मिलता है, स्टेटर को जो है मशीन को इससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। प्लस स्टेटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है योक, जो ये लिख रहा है देखिए आप, फ्रेम और योक। दिस विल बी दिस प्रोवाइड्स बेसिकली द मैकेनिकल सपोर्ट टू द मशीन। वेयरएज दूसरा जो स्टेटर का जो पार्ट होता है वो पोल्स। तो पोल्स देखिए क्या है, ये 4 पोल मोटर है, तो दो तो एन पोल बन रहे हैं और दो जो है वो एस पोल बन रहे हैं। तो ये जो पोल्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन का स्टेटर है, तो यहाँ पे वाइंडिंग्स जो है, देखिए वाइंडिंग्स किस तरह की होंगी, फील्ड वाइंडिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज डील्स विद डीसी बिकॉज वी आर गिविंग input to DC in nature. That is the reason here field windings are wound on the poles. तो स्टेटर में मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेटर में क्या दो पार्ट्स हुए, एक तो पोल्स हो गए, दूसरा योक हो गया। योक क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है मशीन को। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है और पोल्स जो है वो 4 पोल मशीन का हमने एग्जांपल लिया है, जिसमें कि जब इनपुट दिया तो फील्ड वाइंडिंग पे हमने इसको जो है डीसी से एक्साइटेशन दिया है। दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम और स्टेटर। कंस्ट्रक्शन में हमने पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम या स्टेटर की बात करी। इसी का जो दूसरा पार्ट है जो है उसको हम योक की बात करते हैं। तो योक बेसिकली जो है, योक के बेसिकली दो पर्पस होते हैं, इसके दो रीजंस होते हैं, या मैं कहूं कि दो मेन फंक्शन होते हैं योक के। तो योक क्या करता है, योक मशीन का आउटर पार्ट होता है एक्चुअली। देखिए इस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो इस डायग्राम में मैं बता रहा था आपको कि जो आउटर पार्ट है ये फ्रेम या योक कहलाता है। तो अगर ये आउटर पार्ट है तो ये मशीन के लिए एक तरह से क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, मैकेनिक कवर की तरह अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो पहला काम तो क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द मशीन और इट इज यूज्ड एज द कवर ऑफ द मशीन। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो योक है वो जो पोल्स हैं उनको मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड कराता है कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है एक पोल से दूसरे पोल में लिंक हो सके। लिंक होगा तो लिंकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, अदरवाइज लीकेज होगा। तो ये क्या करता है कि मैक्सिमम फ्लक्स और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी लिंक्ड बाय द हेल्प ऑफ पोल्स विच इज क्रिएटेड बाय द पोल्स। तो ये दो काम बेसिकली योग के होते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, ये कास्ट आयरन या डाईमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। थर्ड जो हमारा पार्ट है that is third is pole core and pole shoes। पोल कोर एंड पोल शूज। तो पोल कोर और पोल शूज की बात करें तो देखिए इस डायग्राम में यहां पे पोल शू दिखाई दे रहा है। पोल शू में क्या है, ये जो आउटर पार्ट है ये कुछ इस तरह से बाहर निकाला हुआ है। ये आउटर पार्ट जो बाहर निकाला हुआ है उसको अपन बोलते हैं दिस इज पोल शूज। तो इसका क्या काम होता है, इससे क्या है कि जो फ्लक्स जो है, जो कि ये यहां पे फील्ड वाइंडिंग है, यहां पे रोटर या आर्मेचर वाइंडिंग है, तो जो फ्लक्स जो लिंक करता है स्टेटर टू रोटर, यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो सके, लीकेज फ्लक्स मिनिमम से मिनिमम हो सके, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लस ये क्या करता है, लो रिलेक्टेंस पाथ देता है फ्लक्स को। तो लो रिलेक्टेंस पाथ देने की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पोल शूज। फिर पोल कोर की अगर बात कर रहे हैं तो पोल कोर जो होती है, पोल शू का पीछे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट जिसपे वाइंडिंग माउंट की हुई है वो होती है पोल कोर। पोल कोर पे हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, पोल कोर इज द बैक पार्ट ऑफ द पोल शू। और जो फील्ड वाइंडिंग जो है, देखिए यहां पे ये जो फील्ड वाइंडिंग जो वाउंड की हुई है वो पोल कोर पे ही की जाती है। इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो पोल शूज हैं वो लैमिनेटेड स्टील की बनाई जाती है। लैमिनेटेड स्टील का बनाने का क्या मतलब होता है कि इससे एडी करंट लॉसेस अपने मिनिमम होते हैं। तो दिस इज पोल कोर एंड पोल शूज। फोर्थ है पोल कॉइल्स और फील्ड वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं इसको हम पोल कॉइल्स भी बोलते हैं। मैं बता चुका हूं पर फिर भी एक बार बता रहा हूं, पोल कॉइल्स और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है। फील्ड वाइंडिंग किस पे वाउंड करते हैं, पोल कोर पे हम फील्ड वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं। तो जब हम पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं और जब हम स्टेटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो दीज कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड और इसकी वजह से जो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो कंडक्टर्स को
कट करता है और उसी की वजह से जो है मोटर में जो है रोटेशन आता है। तो ये जो कॉइल्स है या वाइंडिंग है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फील्ड वाइंडिंग विच इज माउंटेड ऑन द पोल कोर। फिफ्थ इज आर्मेचर। तो आर्मेचर को हम रोटर भी बोलते हैं। फिफ्थ इज आर्मेचर या रोटर। रोटर जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। तो रोटर या आर्मेचर की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए रोटर या आर्मेचर क्या है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इट इज इनर पार्ट ऑफ द मशीन। तो ये जो अंदर की तरफ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसका, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसके अंदर ये देखिए ये चार ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स कहलाते हैं ये, और इस तरह से जो है इनकी स्लॉटिंग की जाती है। तो दिस इज द आर्मेचर और रोटर ऑफ द डीसी मशीन, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर्स आर स्लॉटेड इन द आर्मेचर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बनाया हुआ किसका होता है ये, दिस इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड स्टील जो होती है, स्टील के लेमिनेशंस का बनाया जाता है। स्टील के लेमिनेशंस क्यों किए जाते हैं, जिससे कि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। प्लस स्टील लेमिनेशंस के साथ साथ इसमें कुछ सिलिकॉन कंटेंट भी मिलाया जाता है। सिलिकॉन कंटेंट मिलाने की वजह से इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए तो हमने इसमें सिलिकॉन यूज किया, और स्टील लेमिनेशंस की वजह से हमारे एडी करंट लॉसेस जो है वो आर्मेचर के केस में कम हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे सीडी कवर्स होते हैं, सीडी कवर्स नहीं, सीडीज जो होती हैं उसमें जो एक सीडी अगर है तो मैं उसको एक लैमिनेशन बोल रहा हूं, उसके बीच में एक होल होता है। तो अगर मैंने 100 सीडीज लगातार रख ली, 100 सीडीज को मैंने बंच बना दिया और उसके बीच में जो होल था वहां से मैंने शाफ्ट को अंदर किया, तो उसके जो होल्स होते हैं वो तो अंदर शाफ्ट का रोल बन जाएंगे, और जो यहाँ पे 100 सीडीज हैं तो वो एक तरह से 100 स्टील के लैमिनेशंस बन जाएंगे। तो अगर मैं इसके डिटेल डायग्राम की अगर बात करूं जो मैं बता रहा हूं सीडीज, तो ये क्या है, देखिए लाइन से जो है ये बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल में 100 सीडीज वाली फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा, और यहां से जो ये शाफ्ट है इनके अंदर अगर शाफ्ट ऐसे जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाएगी। तो दिस इज टर्म्ड एज लैमिनेशंस। स्लॉटिंग के अंदर जो वाइंडिंग्स की बात कर रहा था मैं वहां पर भी, तो यहां पे वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं क्योंकि इसमें हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हम यहां पर एयर के होल्स जो है, एयर होल्स क्या करेंगे, हीटिंग को कम कर देंगे, और ये की वे जो है वो शाफ्ट जो है यहां से जो है वो रोटेशन आएगा। इसी की अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो कुछ डायग्राम ऐसे निकल के आएगा ये कि ये तो सारे स्लॉट्स हो गए, ये जो है हमारे एयर होल्स हो गए, और ये हमारा स्टील का लेमिनेशन हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारे एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। और मैंने क्या बताया कि इसमें सिलिकॉन यूज करने से हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्मेचर और रोटर ऑफ द डीसी मशीन। नेक्स्ट हमारा 6th है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। 6th इज आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो वाइंडिंग्स हम आर्मेचर पे वाउंड करते हैं दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग। जनरली ये दो तरह की होती है, एक तो होती है लैप वाइंडिंग, LAP लैप वाइंडिंग, और दूसरी ये होती है वेव वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव। लेकिन इनको समझने से पहले, आर्मेचर वाइंडिंग की बात करने से पहले, डिटेल में लैप और वेव वाइंडिंग की बात करने से पहले हम 3 टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। 3 टर्मिनोलॉजी में एक तो टर्न, एक कंडक्टर और एक कॉइल। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है लैप और वेव वाइंडिंग को समझने के लिए। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये वाइंडिंग है, सपोज ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो वायर जो होती है जिससे हम वाइंडिंग माउंट करते हैं, तो हमने ये माना कि सपोज ये वाइंडिंग है। तो अगर मैंने वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया इसको, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एक टर्न, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये एक टर्न हो गया, दिस इज 1 टर्न ऑफ द वाइंडिंग। अब अगर इस टर्न को मैंने पकड़ के और ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये जो है वो 2 कंडक्टर हो गए। यानी सिंगल टर्न वाइंडिंग में अगर मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स को जो है हम Z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैंने इस वाइंडिंग को अपने हाथ पे रख के इस तरह से इसको वाउंड कर दिया, वाइंडिंग को मैंने इस तरह से वाउंड कर दिया, तो ये जो वाइंडिंग क्या, ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगी, कॉइल। ठीक है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं
कि अगर ये वाइंडिंग है, अगर मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये तो हो गया 1 टर्न, ठीक है, एक टर्न हो गया। इस टर्न को अगर मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया तो ये एक टर्न से जो है हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने निकल के आ गए, 2। तो सिंगल टर्न कॉइल में नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर 2 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। और अगर मैंने इस वाइंडिंग को इस तरह से ऐसे वाउंड कर दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉइल। तो ये तीनों चीजें समझना, टर्न, कंडक्टर और कॉइल, बहुत जरूरी है अगर हमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में समझना है। तो आर्मेचर वाइंडिंग की हम बात कर रहे थे। देखिए, तो लैप वाइंडिंग को हम पहले लेते हैं। लैप वाइंडिंग को जब हम समझने की बात कर रहे हैं तो लैप वाइंडिंग को आप ओवरलैप से याद रखिएगा। ओवरलैप से कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये वाइंडिंग है तो अगर मैं इसको वाउंड करता हूं तो एक के ऊपर एक, यानी ओवरलैप में इसको कर रहा हूं। लैप को मैंने क्या बोला, ओवरलैप से हमें रिकॉल करेंगे तो एक के ऊपर एक हमने वाइंडिंग को लपेटा है, ठीक है। इस तरह से हम लैप वाइंडिंग के केस में वाइंडिंग को लपेटते हैं। और जो वाइंडिंग का जो एंड टर्मिनल है, हर एंड टर्मिनल को जो है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं। तो हर एंड टर्मिनल को अगर अपन कम्यूटेटर से जोड़ेंगे तो लैप वाइंडिंग में क्या बनेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो बनेंगे कंडक्टर के लिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो बनेंगे वो बनेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ये आप LAP, तो इसको A इक्वल टू P से भी अपन रिकॉल कर सकते हैं कि इन ए केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि लैप वाइंडिंग में हम आर्मेचर वाइंडिंग को कैसे वाउंड करते हैं। मैंने क्या बताया, लैप को हम ओवरलैप से ध्यान रखेंगे। तो ओवरलैप का मतलब वाइंडिंग को मैंने एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करके करी हुई है और वाइंडिंग के हर एंड टर्मिनल को हम कम्यूटेटर के सेगमेंट से जोड़ देंगे। अगर हर एंड टर्मिनल को मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ दिया तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो बनेंगे वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर बनेंगे। और इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, लैप वाइंडिंग, इन विच A इज इक्वल टू P फॉर द आर्मेचर वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में हम वाइंडिंग्स को वाउंड कैसे करते हैं। देखिए कि वाइंडिंग्स को हमने वाउंड क्या किया, ये तो कम्यूटेटर का सेगमेंट है, जहां पे ये जो नीचे जो सेगमेंट्स हैं ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है। और ये हमने वाइंडिंग्स जो है वो इस तरह से जो है लैप वाइंडिंग के केस में इस तरह से वाउंड की हुई है। तो अगर इसमें जो है यहां पे मैं ये बात करूं कि अगर ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये मल्टी टर्न कॉइल है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एक से ज्यादा है, तो इनमें जो वाइंडिंग्स में जो करंट होगी, दोनों करंट्स क्या होंगी, साइनसोइडल करंट होंगी। क्यों, बिकॉज आर्मेचर ऑलवेज डील्स विद AC। मैंने बता चुका हूं आर्मेचर में जो करंट होती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। और अल्टरनेटिंग नेचर किस तरह का होता है, देखिए अल्टरनेटिंग नेचर किस तरह का होता है, AC वेव किस तरह की होती है, ऐसी चेंज होती हुई। तो अगर एक में करंट कुछ इस तरह की मानी और दूसरी में करंट कुछ इस तरह की मानी, तो दोनों में हर इंस्टेंट पर, अगर मैंने क्या बोला, दोनों करंट्स चेंज होती हुई होंगी। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो दोनों में करंट चेंज होती हुई होगी, लेकिन जो रिजल्टेंट करंट जो आएगी YC, जो कम्यूटेटर से जो आ रही है करंट, जो DC करंट है, यानी दोनों करंट का जो समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है, कम्यूटेटर क्योंकि कांस्टेंट, अगर हम कम्यूटेटर से जो करंट निकालेंगे, बाहर जो करंट आ रही है कम्यूटेटर से, वो कांस्टेंट नेचर की होगी, वो DC की नेचर की होगी। इनमें करंट्स अल्टरनेटिंग है, यहां करंट बदल रही है, लेकिन दोनों का समेशन हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट होगा, और इसीलिए उसको हम DC करंट की बात बोलते हैं। नेक्स्ट हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, वेव वाइंडिंग। तो लैप में तो हमने क्या किया था, वाइंडिंग्स को ओवरलैप किया था। वेव के केस में हमें ध्यान रखना है, देखिए वाइंडिंग को कैसे वाउंड करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करनी है। ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ वेव। तो अगर एक टर्न ऐसा आया, दूसरा ऐसा आया, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, तीसरा ऐसा आया, चौथा ऐसा आया, पांचवा ऐसे आया, छठा ऐसे आया, तो ये कहीं पर भी वाइंडिंग्स में ओवरलैपिंग नहीं है। तो वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो वाइंडिंग्स के लिए मिलेंगे, हमेशा 2 ही पैरेलल पाथ मिलते हैं। तो वेव वाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉर वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज 2, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज 2। तो इस तरह की वाइंडिंग को जो है हम क्या बोलेंगे, वेव वाइंडिंग ऑफ, या इट इज ए काइंड ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इन विच the number of parallel paths are only 2। हम लैप और वेव वाइंडिंग की बात कर रहे थे। लैप और वेव वाइंडिंग को और समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ए 4 पोल DC मशीन हैविंग टोटल नंबर ऑफ 8 कॉइल्स, यानी मशीन में कितने पोल हैं, 4 तो पोल हैं, और हैविंग टोटल नंबर ऑफ 8 कॉइल्स, टोटल 8 कॉइल हैं, इज वाउंडेड एज ए लैप वाइंडिंग और फिर सेकेंड वेव वाइंडिंग।
यानी पहले इनको लैप वाइंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे और फिर वेव वाइंडिंग की तरह। व्हाट विल बी द वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन बोथ द वाइंडिंग्स। तो यानी पहला हम केस लेते हैं इन लैप वाइंडिंग। तो देखिए लैप वाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट केस जब हमने लिया लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में अपने को क्लियर है कि यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, और पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स। तो ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पी। पी कितना गिवन है इसमें, 4, तो ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो पैरेलल पाथ अपने पास हो गए 4 लैप वाइंडिंग के केस में, और 8 कॉइल है। तो 8 अगर कॉइल है तो देखिए अरेंजमेंट कैसे बनेगा, 4 कुल मिला के पैरेलल पाथ बनेंगे इसके ऐसे, क्योंकि हमारे को 8 कॉइल्स को नंबर ऑफ पाथ्स जो है कितने आए, 4, तो हमें इसको दो वाइंडिंग्स को जो है ऐसे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी ये टोटल 8 तो कॉइल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो हमारी कॉइल हो गई, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हो गए। तो अब अगर मैंने ये बोला कि इस एक वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज अगर ईसी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस ईसी। इधर हर जगह यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दिस विल बी ईसी। तो इसमें क्या होगा कि इफ वोल्टेज अक्रॉस वन कॉइल इज इक्वल टू ईसी, तो अगर ये दोनों एक पाथ में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस एनी पाथ क्या हो जाएगा, 2EC। 2EC क्यों हो जाएगा, EC वोल्टेज है और EC वोल्टेज है, किसी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे EC, ये भी EC, ये भी EC, ये भी EC, सिमिलरली ये भी EC और ये भी EC, क्योंकि चारों पैरेलल में हम जानते हैं वोल्टेज सेम होता है। तो अगर किसी एक पैरेलल पाथ में वोल्टेज 2EC है, इसका मतलब हर जगह पे जो वोल्टेज जो है वो 2EC हो जाएगा। इसमें हमने करंट मान ली I अगर करंट है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4I। तो ये तो वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गई, किस केस में, लैप वाइंडिंग के केस में। तो लैप वाइंडिंग के केस में हमने देखा कि एक जो पैरेलल पाथ है उसके अक्रॉस वोल्टेज 2EC, और करंट जो है टोटल करंट, हर किसी पैरेलल पाथ में करंट आई जा रही है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 4I हो जाएगी। अब इसी में सेकंड वो दे लेते हैं वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग अपने को पता है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स मैं बता चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। और वेव वाइंडिंग में किसके बराबर होते हैं, दीज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर 2 इन नंबर, यानी टोटल 2 ही पैरेलल पाथ होंगे, और 8 कॉइल हैं। तो देखिए किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली इसमें अगर 2 ही पैरेलल पाथ हैं तो 4 कॉइल्स जो हैं वो एक पाथ पे से आ जाएंगी, तो ये चारों जो है ये ऐसे टोटल कनेक्ट हो गई। तो इस पाथ में भी 4 कॉइल और इस पाथ में भी 4 कॉइल, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो गए 2, और हमारी 8 कॉइल जो है वो कनेक्ट हो गई। अगेन इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज EC है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज EC ही होगा। तो वेव वाइंडिंग के केस में टोटल वोल्टेज अक्रॉस वन पाथ वो क्या हो जाएगा, 4EC क्यों, अगेन EC प्लस EC प्लस EC प्लस EC। अगर इसके अक्रॉस 4EC होगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 4EC होगा। और करंट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर I करंट और इसमें I करंट, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट जो है वो 2I हो जाएगी। तो इससे हमने क्या देखा कि लैप वाइंडिंग में करंट ज्यादा है और वोल्टेज कम है, एज वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ वेव वाइंडिंग। This is the basic concept of lap and wave winding, which I also discussed in theoretical earlier, and this is practically to understand the lap and wave winding parallel paths by the help of numerical. Next हमारा DC मशीन का पार्ट है, that is commutator. कम्यूटेटर क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर जो है हमें पता है कि डीसी मशीन में जो करंट जो फ्लो हो रही है आर्मेचर के अंदर या रोटर के अंदर, वो एसी नेचर की करंट फ्लो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है फील्ड ऑलवेज डील्स विद डीसी एंड आर्मेचर ऑलवेज डील्स विद एसी। तो मशीन ये डीसी है, आर्मेचर में करंट जो है वो एसी नेचर की है, तो जो एसी करंट्स हैं उनको डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये कम्यूटेटर करता है।
means it converts the AC current which is flowing in the armature or rotor conductors, that can be converted into DC by the help of commutator. ये किसका बना हुआ होता है, कैसा बना हुआ होता है? This is wedge shaped hard drawn कॉपर कंडक्टर्स का बना हुआ होता है, कॉपर कंडक्टर्स, जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं और उनको शाफ्ट के ऊपर इसको जो है माउंट कर दिया जाता है कम्यूटेटर को. जब इसको शाफ्ट से माउंट कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया इसको, दिस इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब इंसुलेटेड होता है. और इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर का जो हर सेगमेंट जो है, वाइंडिंग का हर हिस्सा कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, तभी वो जो है वो डीसी करंट में उसको वो कन्वर्ट कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रश. तो ब्रश को अपन और अभी डिटेल में देखेंगे, पर कम्यूटेटर मैंने आपको क्या बताया, वेज्ड शेप्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर्स का बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है. अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट्स में कन्वर्ट करता है और वाइंडिंग का हर हिस्सा जो है कम्यूटेटर के जो है उससे लास्ट, उसको वाइंडिंग का जो लास्ट जो हिस्सा है वो कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है. तो नेक्स्ट हमारा मशीन का पार्ट है और लास्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं ब्रशेस. ब्रशेस जो होते हैं वो कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं. ब्रशेस जो हैं वो कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं. देखिए मैं फिजिकली डीसी मोटर के केस में मैं ब्रश लाया भी हूं अपने साथ. तो देखिए ये ब्रश जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है. इसमें क्या चीज है, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे कम्यूटेटर से ऐसे अटैच हो जाता है. कम्यूटेटर से जो है इसको कैसे अटैच कर देते हैं, सपोज ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको यहां से दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये इसको ऐसे कम्यूटेटर से इसको ऐसे अटैच कर देते हैं. ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जो, ये वाला जो पार्ट है, जो घिसने वाला जो पार्ट है, जिसपे मैं अंगुली पे इसको घिस रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये तो कम्यूटेटर क्या करता है, कंटिन्यूअस रोटेट होता है. तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ब्रश जो है वो घिसता है. ठीक, ये वाला पार्ट कम्यूटेटर पे गया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ब्रश होल्डर पे जाके अटैच होता है. तो ब्रश होल्डर और कम्यूटेटर के बीच में ये स्प्रिंग जो है वो कांस्टेंट प्रेशर देने का काम करती है. तो जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट है वो तो एसी नेचर की है और ये ब्रश जो है वो कम्यूटेटर पे ऐसे घिस रहा है. तो जो ये ब्रश है, जो ये करंट जो आती है, जो डीसी करंट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये वायर जो अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो वायर दिखाई देता है. तो ये डीसी करंट जो है इस वायर के थ्रू आती हुई और यहां पे जो है अपन इसको ब्रश होल्डर से इसको कलेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, कम्यूटेटर विथ द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन ग्रेफाइट ब्रश, हम यहां से इसको डीसी से लाके और ब्रश होल्डर से अपन जो एक्सटर्नल सर्किट की जब बात कर रहे हैं वो हम डीसी करंट जो है वो हमें मिल जाती है इन द केस ऑफ डीसी मोटर. दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द डीसी मशीन.